क्लास 12 जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है? जो आटा फूल जाता है उसका उभरा हुआ जो रूप होता है वो कौन सी गैस बनने के कारण होता है कहा गया है। O2, CO2, SO2, NO2 कौन सी गैस होगी इसमें से? सोचिए और जल्दी से रिप्लाई दीजिए। कौन सी गैस होगी इसमें से? तो इसका आंसर सही होगा दूसरा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण होता है। अगला है, किसने पुष्टि की है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? ये किसने पुष्टि किया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा दूसरा अल्फ्रेड हर्शे तथा मार्था चेज ने, यानी हर्शे और चेज ने सिद्ध किया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। फिर अगला है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? जो घास परिवार है उसमें बीज पत्र को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका आंसर सही होगा पहला प्रसल्क कहा जाता है, प्रसल्क। फिर अगला है, क्रोमोसोमीय या गुणसूत्री विकार का उदाहरण है। क्रोमोसोमीय या गुणसूत्री विकार का उदाहरण कौन सा होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम पर, हीमोफीलिया पर, वर्णांता पर, फिनाइलकीटोन्यूरिया पर, इन सब पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। आप लोग चाहें तो चैनल से जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्त्री केसर का नामांकित चित्र बनाइए। स्त्री केसर या जायांग का? तो देखिए, जो पुष्प होता है, पुष्प में इस तरह से स्त्री केसर होता है। यहाँ पर मान लेते हैं बाह्य दलपुंज हैं, तो ये स्त्री केसर होता है। और स्त्री केसर में जो फूला हुआ इतना सा भाग होता है ये अंडाशय कहलाता है। ये अंडाशय होता है। ये वाली भाग जो पतली नलिका जैसी होती है इसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका। अंडाशय माने ओवरी, वर्तिका यानी स्टाइल, और ये जो ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र होता है, यानी स्टिग्मा होता है, वर्तिकाग्र। और यहाँ पर बीजांड होते हैं यानी ओव्यूल होते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड या ओव्यूल होते हैं, बीजांड। इस तरह से चित्र बना देंगे, 1 नंबर का है। फिर अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ऐसे 2 सूक्ष्म जीव एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो जाएगा नाइट्रोमोनास। नाइट्रोमोनास, एजोटोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। फिर अगला है, विषम युग्मता क्या है? देखिए, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मता हो गई, कैपिटल डी स्मॉल डी विषम युग्मता हो गई। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो जब लिखेंगे ऐसे, जब एक जीव में लिंग गुणसूत्र या गुणसूत्र जो होते हैं असमान होते हैं तो उसे विषम युग्मता कहा जाता है। लिंग गुणसूत्र कहो या गुणसूत्र कहो, तो लिंग गुणसूत्र ही असमान होते हैं, इसलिए कहा गया जब एक जीव में लिंग गुणसूत्र असमान होते हैं तो उसे ही विषम युग्मता कहा जाता है। या इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 2 अलग अलग प्रकार के जब जीन होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल डी, तो क्या हो गया, ऐसे मानों में देखा जाए तो मानों में जैसे XY, तो ये विषम युग्मता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। फिर अगला है, जल वैद्युत कण संचालन क्या है? जल वैद्युत कण संचालन किसे कहते हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताना है। तो एक पृथक्करण की विधि होती है। जो जल वैद्युत कण संचालन है ये पृथक्करण की विधि है। और क्या पृथक करती है? तो डीएनए के जो छोटे बड़े खंड होते हैं
इनको अलग अलग कर देती है, डीएनए के छोटे बड़े खंडों को अलग अलग कर देती है, दूर दूर कर देती है। और आपको बता दें कि ये आकार के अनुसार, माप के अनुसार अलग अलग होते हैं। बड़े खंड पहले, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर सबसे छोटे, इस तरह से आकार के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। फिर अगला है एक आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे का नाम। केवल एक पौधे का नाम बताना है, तो आप बता दीजिए बीटी कपास, ऐसे ही बीटी टमाटर, बीटी मक्का, बहुत सारे पौधे के नाम थे। फिर अगला है जैव विविधता की क्षति के दो मुख्य कारण क्या हैं। जैव विविधता की क्षति के दो मुख्य कारण बताना है। तो देखिए पहला कारण क्या हो जाएगा, आवासीय क्षति, आवासीय क्षति तथा विखंडन, ये पहला कारण हो जाएगा। आवास ही जब नहीं रहेंगे तो जैव विविधता की क्षति हो जाएगी। और दूसरा आप देख सकते हैं विदेशी जातियों का आक्रमण, विदेशी जातियों का आक्रमण, या फिर आप सहविलुप्तता बता सकते हैं। कई सारे क्षति के कारण हैं, तो ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता किसे कहते हैं, इसके क्षति के मुख्य कारण और जैव विविधता के संरक्षण की विधियां, तो कई सारे इस तरह से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पारजीवी जंतुओं पर उदाहरणों सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पारजीवी जंतुओं पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो पारजीवी जंतु को ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है, ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। चाहे पारजीवी जंतु कहो, चाहे ट्रांसजेनिक जंतु कहो, एक ही बात होती है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किए जाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग द्वारा विकसित जंतु, विकसित जंतु पारजीवी जंतु कहलाते हैं, पारजीवी जंतु कहलाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित जंतु जो होते हैं उन्हें पारजीवी जंतु कहा जाता है। और इसमें होता क्या है कि किसी जीनोम में, कोई जीनोम होता है, उस जीनोम में किसी दूसरे जंतु के वांछित जीन को जोड़ दिया जाता है, निवेशित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो नया जंतु बन जाता है उसे ही पारजीवी जंतु कहा जाता है। और आपको बता दें क्यों इनका विकास किया गया है, क्या उद्देश्य है इनका। तो जैसे दूध, गाय है तो अधिक मात्रा में दूध दे, भेड़ है तो अच्छा ऊन दे, ऐसे ही पारजीवी जो बकरियां हैं तो अच्छा दूध दे। ऐसे ही बहुत सारे, पारजीवी मूसक है तो कहा गया था उदाहरण सहित, तो अब बता पारजीवी मूसक, पारजीवी मूसक बता दीजिए, पारजीवी गाय बता दीजिए, पारजीवी भेड़ बता दीजिए, पारजीवी बकरियां बता दीजिए। तो ये सब उसके उदाहरण होते हैं। फिर अगला है सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले दो अम्लों के बारे में बताइए। सूक्ष्म जीवों से जो प्राप्त होते हैं ऐसे दो अम्ल बताना है। तो देखिए पहला है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, तो एस्परजिलस नाइगर से, एस्परजिलस नाइगर से। एक तो ये हो गया। दूसरा बता दीजिए फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, राइजोपस से, राइजोपस स्टोलेनिफर से। तो ये हो जाएगा। फिर अगला है परागकण क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। परागकण का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए यहां देख लेते हैं, एक आंतरिक लेयर अंतः स्तर होता है, इसके बाहर का स्तर थोड़ा सा कटीला होता है, केंद्रक होता है और जगह जगह जर्मपोर होते हैं। और इसके सबके नाम लिख देंगे, बस ये हो जाएगा। ये चित्र बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है अनुलेखन इकाई के मुख्य भागों के नाम लिखिए। अनुलेखन इकाई के मुख्य भागों के नाम बताना है। तो कौन कौन से नाम हो सकते हैं अनुलेखन इकाई के मुख्य भागों के नाम। तो देखिए इसमें हो जाएगा प्रमोटर, प्रमोटर एक हो जाएगा जिसे उन्नायक कहा जाता है, उन्नायक। और दूसरा हो जाएगा संरचनात्मक जीन, संरचनात्मक जीन जिसे सिस्ट्रान कहा जाता है, सिस्ट्रान। और तीसरा हो जाएगा समापक, समापक जिसे टर्मिनेटर कहा जाता है, टर्मिनेटर जीन। तो अनुलेखन इकाई के भागों के नाम क्या हो जाएंगे, प्रमोटर, संरचनात्मक जीन, समापक जीन, ये हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला प्रश्न है बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखिए जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, तो आवृत बीजी पौधों में बीजांड के निषेचन के बाद
बीजांड के निषेचन के बाद फल के अंदर बनने वाली संरचना बीज कहलाती है। आवृतबीजी पौधों में बीजांड के निषेचन के बाद फल के अंदर बनने वाली संरचना बीज कहलाती है। बीज की परिभाषा हो जाएगी, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए कहा गया है। तो देखिए, अगर एक नॉर्मल बीज की संरचना को देखा जाए, प्रारूपिक बीज की संरचना को देखा जाए, तो जैसे ये बीज होता है तो बीज में बीजावरण होता है, बीजावरण होता है जो बीज का बाहरी खोल होता है, और दूसरा भ्रूण होता है, भ्रूण, और इसके बाद जो भ्रूण होता है इसमें बीजपत्र होते हैं, बीजपत्र, और इस बीजपत्र के अलावा अक्ष होता है जिसे आप भ्रूणाक्ष भी कहते हैं, भ्रूणाक्ष भी कहा जाता है, और भ्रूणाक्ष में मूलांकुर होता है, मूलांकुर और प्रांकुर होता है। तो इस तरह से बीज की संरचना हो जाएगी। अब देखिए, एक चित्र भी बनाकर आपको दिखा देते हैं। जैसे ये है, इस तरह से बना लीजिए। जैसे पूरा ये बीज था, इसको मिट्टी में बोया गया, तो मिट्टी में बोने से ये अंकुरित हुआ। तो बीज जब होता है, बीज के ऊपर एक आवरण होता है, पतला सा एकदम झिल्ली जैसा होता है, तो उसे बीजावरण कहते हैं। और इसके अंदर जो पीला सा भाग होता है उसे भ्रूण कहा जाता है। पीले से भाग को क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। ये भ्रूण हो जाएगा। और भ्रूण में देखिए बीजपत्र, ये हो गए बीजपत्र, दो भाग होते हैं, ये हो गए बीजपत्र, और ये वाला भाग हो गया अक्ष। ये बीच वाला जो भाग है, इस बीच वाले भाग को अक्ष कहते हैं। और जो अक्ष है या भ्रूणाक्ष है, इसमें देखिए ये प्रांकुर हो गया, और ये वाला भाग मूलांकुर हो गया, मूलांकुर। इस तरह से इसकी संरचना हो जाएगी। फिर अगला है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, सहभोजिता क्या है। तो देखिए, इसमें सहभोजिता में क्या होता है, कोई दो सहभोजी होते हैं जिसमें एक को लाभ होता है लेकिन दूसरे को कोई हानि नहीं होती है। ये दो कोई सहभोजी हैं, दोनों सहभोजी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं हर काम में, लेकिन एक सहभोजी को इससे लाभ होता है लेकिन इस सहभोजी को इससे कोई लाभ नहीं होता है, ना ही कोई हानि होती है। इसे ही सहभोजिता कहा जाता है। जैसे अगर उदाहरण देखा जाए तो आप आर्किड व कंठलताएं, कंठलताएं ले सकते हैं। आर्किड व कंठलताएं इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला है अंतरजातीय परजीविता या प्रतिजीविता, इसे कहा जाता है प्रतिजीविता। अब प्रतिजीविता क्या होती है, तो इस तरह का जो संबंध होता है, इसमें एक जाति का जीव कुछ विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है, विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है जो दूसरी जाति के जीव के लिए हानिकारक होता है। एक जाति का जीव कुछ विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है प्रतिजीविता में, जो दूसरी जाति के जीव के लिए हानिकारक होता है और उन्हें वृद्धि करने से रोकता है। जैसे कवक, जैसे कवकों के द्वारा उत्पन्न जो पेंसिलिन है, कवकों से उत्पन्न होती है पेंसिलिन, जो है कवकों से उत्पन्न होती है पेंसिलिन, और यह पेंसिलिन बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, उसे मार देती है। फिर अगला है, मेंडल कौन थे, उनके वंशागति के नियमों का नाम लिखिए। तो देखिए, मेंडल अनुवांशिकी के जनक थे। ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में रहते थे। गिरजाघर में एक पादरी थे। इन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। उद्यान मटर पर लगातार 8 सालों तक प्रयोग किया, और 2 प्रयोग, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, और इन दोनों प्रयोगों पर आधारित 3 नियमों का प्रतिपादन किया। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युवन का नियम, 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। फिर अगला है, सहज प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? सहज प्रतिरक्षा में कितने प्रकार के रोध होते हैं? तो देखिए, जो सहज प्रतिरक्षा है यह हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, जन्म से ही प्राप्त होती है। सहज प्रतिरक्षा हमें जन्म से ही मिलती है या जन्म से ही प्राप्त होती है। और बाहर से जो रोगाणु आते हैं, बाहर से आने वाले रोगाणुओं से
हमारी रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है, जन्म से ही प्राप्त होती है और बाहर से आने वाले रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है। और आपको बता दें, जो सहज प्रतिरक्षा होती है इसके 2 रोध होते हैं। कहा गया है कि कितने प्रकार के रोध होते हैं, तो 2 प्रकार के रोध होते हैं। एक पहला क्या होगा, तो पहला है शारीरिक अवरोध, शारीरिक रोध या शारीरिक अवरोध, और दूसरा क्या होगा, रासायनिक अवरोध। एक तो शारीरिक अवरोध और दूसरा रासायनिक अवरोध। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। न्यूक्लियोसोम का सचित्र वर्णन कीजिए। न्यूक्लियोसोम का सचित्र वर्णन करना है, तो देखिए इस तरह से इसमें एक चित्र बनाएगा और इसके बाद में यहाँ से घुमाकर इस तरह से इधर निकाल देंगे और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग इधर से घूमकर आया है, यहाँ निकला हुआ है और यहाँ से H1 जुड़ी हुई है, H1, ये H1 हो जाएगी, ये हिस्टोन ऑक्टामर हो जाएगा, ये DNA हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से बनाना सीखने के लिए हमारे चैनल से जाइए, देखिए मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है। फिर अगला है फाइलेरियोसिस क्या है, इस रोग के कारणों एवं लक्षणों का वर्णन कीजिए। जो फाइलेरियोसिस है ये फाइलेरिया रोग होता है, फाइलेरिया रोग होता है या फील पाँव होता है, फील पाँव रोग होता है। इसमें जो हाथ पैर होते हैं, हाथ पैर रसौली के समान, रसौली जैसे सूज जाते हैं, सूज कर फूल जाते हैं रसौली के समान। और ये किससे होता है, तो वाउचेरेरिया, वाउचेरेरिया ब्रैंकफ्टाई, वाउचेरेरिया ब्रैंकफ्टाई से होता है, ब्रैंकफ्टाई नामक सूक्ष्म जीव से हो जाता है और इसे हाथी पाँव या फील पाँव भी कहा जाता है। इसमें पहले बुखार आता है, फिर हाथ और पैर फूलकर रसौली जैसे हो जाते हैं। और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, तो क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर से, क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, चर्चा कीजिए। देखिए जो प्रतिबंधन एंजाइम है ये डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाते हैं, मतलब ये डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटते हैं, विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। जो प्रतिबंधन एंजाइम है डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटने का कार्य करते हैं। और अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। हालांकि मुख्य अगर मेन देखा जाएगा तो 3 ही प्रकार हैं, प्रतिबंधन फर्स्ट, प्रतिबंधन सेकंड, प्रतिबंधन थर्ड। इसमें से अगर इनके नाम कहे जाए तो ई कोर आई ये एस्चेरेसिया कोलाई से प्राप्त होता है, और हिंद थर्ड ये हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त होता है, और एक्समेल फर्स्ट जो जेंथोमोनास से प्राप्त होता है। तो इस तरह से मेन लिख देंगे। फिर अगला है बायोरिएक्टर का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए बायोरिएक्टर में क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है, कल्चर किया जाता है। मतलब बायोरिएक्टर में सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है, और कल्चर करके किया जाता है उनसे व्यष्टि उत्पाद प्राप्त किया जाता है, एंजाइम प्राप्त किया जाता है आदि। इसके बारे में लिख देंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जाकर ये वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाने के लिए कहा है। देखिए बहुत ही आसान है। तो देखिए इस तरह से पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र मैंने अपने चैनल में बनाना बताया है, और एक परिपक्व पराग कोश को भी बताया है और अपरिपक्व को भी बताया है। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कैसे बनाना है, कौन कौन सी कोशिकाएं बनाना होता है, कैसे बनाना होता है, कौन सी कोशिका कैसे बनाएं तो गलत ना हो चित्र, सब कुछ बताया हुआ है। आप लोग जाइए देखिए,
आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इस तरह से बना देंगे पूरा, जाकर के चैनल से देख लीजिए। फिर अगला है थैलेसीमिया रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए ये आनुवांशिक विकार होता है, आनुवांशिक विकार है। जो थैलेसीमिया रोग है आनुवांशिक विकार है, और ये इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है शरीर में, और हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये कम होगा तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाएगी। फिर अगला है किण्वित पेय पदार्थ क्या है, इसका उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। किण्वित पेय पदार्थ क्या होता है, तो ये फलों का रस होता है। पेय फलों का क्या है, ये फलों का रस है, फलों का रस होता है, जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी द्वारा किण्वित किया गया है, किण्वित किया गया या सैक्रोमाइसिस सेरेविसी द्वारा किण्वन करके बनाया गया फलों का रस होता है। जो किण्वित पेय पदार्थ है ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा किण्वित करके बनाया गया फलों का रस होता है, और किण्वन से अल्कोहल, शराब आदि भी बनाए जाते हैं। फिर अगला है स्तन ग्रंथि के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, को किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो लिंग संलग्न वंशागति क्या होती है कि जंतुओं के जो कुछ लक्षण होते हैं वो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, और ये लिंग गुणसूत्र वंशागत होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते रहते हैं। तो ये जो लिंग संलग्न वंशागति होती है ये भी, यानी कि इनके जो लक्षण होते हैं वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं, इसे ही लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है। जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये 2 उदाहरण हैं। तो इनके बारे में हमारे चैनल में डिटेल से अपलोडेड है, और सभी उदाहरण इनमें वर्णांधता के 4-5 उदाहरण बताए हैं, हीमोफीलिया के 4-5 उदाहरण बताए हैं चित्र सहित। आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है हर्षे व चेस के प्रयोग को चित्रों की सहायता से समझाइए। इन्होंने अपने प्रयोग से क्या निष्कर्ष, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिए, परीक्षा में जरूर आएगा। फिर अगला है प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, विस्तार से। तो रोगों से लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है उसे ही प्रतिरक्षा कहा जाता है। और इस पर फुल वीडियो, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवों की भूमिका पर निबंध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव किस प्रकार उपयोगी हैं। फिर अगला है अनुकूलन, तो एक कोर्स से हटा हुआ है। फिर अगला है जैव विविधता से आप क्या तात्पर्य है, तो जीवों में पाई जाने वाली अनुवांशिक स्तर पर जो विभिन्नताएं हैं, पारितंत्र स्तर पर जो पाई जाने वाली विभिन्नताएं हैं, जातीय स्तर पर जो पाई जाने वाली विभिन्नताएं हैं, उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। और स्वस्थाने बाह्य स्थाने, स्वस्थाने में जब पेड़ पौधों को वहीं पर जहां पर वो रह रहे हैं उन्हीं के स्थान पर संरक्षण दिया जाता है, स्वस्थाने संरक्षण। जब बाह्य स्थानीय संरक्षण में जब पेड़ पौधों और जंतुओं को उठाकर कहीं अलग ले जाकर संरक्षित किया जाता है तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। तो आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।